तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया अमेरिकन फैंटेसी हॉरर मूवी को जिसका नाम है द कर्स ऑफ द स्लीपिंग विच या फिर द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी। मूवी का कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है। मूवी के अंदर रिचुअल मिलेंगे, जिन्स मिलेंगे, डीमंस मिलेंगे और भी ढेर सारी चीजें हैं, तो आपको देखने में काफी मजा आएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम थॉमस नाम के एक लड़के को एक सुनसान से डेजर्ट पर देखते हैं और वहीं पर एक बेड था जिसके ऊपर एक सुंदर सी राजकुमारी सो रही थी। फिर थॉमस उस राजकुमारी के पास जाता है और उसको देखकर उसे किस करने का मन करता है। लेकिन जब थॉमस उसको किस करने की कोशिश करने वाला था तभी थॉमस को काफी जोर से हेडेक आना शुरू हो जाता है और उसको सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और उसको अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है जैसे कि किसी शैतानी आत्मा की हो। और तभी थॉमस को एक ओल्ड हाउस भी दिखाई देता है और इसके जस्ट बाद उसकी आंखें खुल जाती है और हमको पता चलता है कि थॉमस जो कुछ देख रहा था वो दरअसल में एक नाइटमेयर था और ऐसे नाइटमेयर्स उसे कई दिनों से आ रहे थे। अब थॉमस पेशे से एक पेंटर होता है और इन सपनों की वजह से वो अपने करियर पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अब इस बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो एक डॉक्टर के पास में भी जाया करता और आज भी वो उस डॉक्टर के पास में जाता है, जिस पर उसके डॉक्टर ने थॉमस को ये कहा कि तुमको स्लीप डिसऑर्डर है और यही रीजन है कि उसके साथ में ये सारी चीजें हो रही हैं। थॉमस ये कहता है कि जिसे आप स्लीप डिसऑर्डर कह रहे हो पुराने जमाने में इसको शैतानी आत्मा के साथ जोड़ा जाता था, कहीं मुझे भी शैतानों ने तो अपने बस में नहीं कर लिया। तभी डॉक्टर ये कहती है कि तुम्हें ठीक से नींद नहीं आती और इसी वजह से ये सब हुआ है और सपने में जो भी वो देख रहा है वो उसका एक वहम है या फिर हेलुसिनेशन है। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि थॉमस एक जगह पर बैठा होता है जहाँ पर वो पेंटिंग कर रहा था और वहां पर कुछ झाड़ियों में अंदर जाता हुआ देख पाता है, मगर तभी उसको एक फोन कॉल आता है और वो फोन कॉल एक प्रॉपर्टी डीलर से आया था। वो प्रॉपर्टी डीलर थॉमस को ये कहता है कि तुम्हारे अंकल अब इस दुनिया में नहीं रहे और जाने से पहले उसके अंकल ने कुछ प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी है। जिसके बाद में थॉमस प्रॉपर्टी डीलर के पास में जाता है और वहां पर बैठी हुई एक लेडी ऑफिसर थॉमस को प्रॉपर्टी की सारे पेपर दे देती है। दरअसल इनकी फैमिली का सरनेम काइजर होता है और उस प्रॉपर्टी का नाम था काइजर गार्डन। प्रॉपर्टी डीलर थॉमस को एक लेटर भी देते हैं जो कि थॉमस के अंकल ने जाने से पहले लिखा था। लेकिन थॉमस यहाँ पर काफी हैरान था क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी ना ही कभी अपने अंकल के बारे में सुना ना ही उनसे कभी मिला था। और फिर थॉमस जब एनवेलप ओपन करता है तो उसके अंदर हवेली की तस्वीर निकलती है जिसको देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। दरअसल थॉमस उस हवेली को अक्सर अपने सपने में देखा करता था और फिर वो वहां से घर चला आता है। घर आने के बाद में थॉमस उस लेटर को पढ़ने लगता है जो कि थॉमस के अंकल ने भेजा था। उसके अंदर लिखा हुआ था कि थॉमस मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी मिल नहीं पाया। दरअसल तुमसे ना मिलने के लिए मेरी मदर और ग्रैंड मदर ने कहा था क्योंकि वो हमारी भलाई चाहते थे। और ये भी लिखा हुआ था कि तुम काइजर गार्डन से कनेक्टेड हो और वो ये भी बोलते हैं कि हम यानी कि जो मेल काइजर होते हैं सिर्फ वही गार्डन का कोई दरवाजा अपने ब्लड से खोल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चेतावनी भी लिखी हुई थी कि काइजर गार्डन के बेसमेंट में एक दरवाजा मिल जाएगा जिसको कभी भी नहीं खोलना है और ये उसके भले के लिए है। अब इसके बाद में वो उस हवेली के अंदर चला जाता है लेकिन उसके पास में कोई भी चाबी नहीं होती जिस वजह से उसे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना पड़ता है। और जब वो अंदर जाता है तो वो घर काफी पुराना और हॉन्टेड हाउस जैसा था और एक अजीब चीज ये थी कि उसके अंकल ने खुद को ही खत्म कर लिया था जिसका एक स्पेसिफिक रीजन है जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। खैर अब उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसके ऊपर कोई नजर रख रहा हो और जब वो अपने पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो वो ये देखता है कि बेसमेंट का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका है। और जब वो देखने के लिए जाता है तो वहां पर कोई आदमी को वो देखता है, लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो वहां पर कोई भी नहीं था। अब उसके बाद में हम उस प्रॉपर्टी डीलर लिंडा को देख पाते हैं। फिर लिंडा थॉमस को उस लेटर के बारे में पूछती है। अब यहाँ पर थॉमस को लिंडा की बातें कुछ अजीब लगती है क्योंकि वो यहाँ पर इतनी इंटरेस्टेड क्यों थी। जिसके बाद में हम ये देखते हैं कि थॉमस इस घर में सोया हुआ था और उसको फिर से एक नाइटमेयर आता है और वो ये देखता है कि उसने उस सोई हुई प्रिंसेस को उठा दिया है। और थॉमस इस प्रिंसेस को ये कहता है कि ये सपना नहीं हो सकता क्योंकि सब कुछ काफी रियल है। तब वो प्रिंसेस थॉमस को ये कहती है कि मेरा नाम रोज है लेकिन मुझे सब लोग स्लीपिंग ब्यूटी नाम से जानते हैं और तुम्हें ये सब इसलिए रियल लग रहा होगा क्योंकि असल जिंदगी में हम दोनों एक दूसरे के काफी पास में हैं और यही वजह है कि तुमने मुझे सपने में जगा दिया है। और तभी वो थॉमस की तरफ बढ़ने लगती है। उसका ये कहना था कि हम फिजिकल वर्ल्ड में साथ नहीं हैं लेकिन स्पिरिट
स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम एक साथ हैं फिलहाल। उसका ये भी कहना था कि उसे उसको फिजिकल वर्ल्ड में आकर जगाना पड़ेगा। खैर अब अचानक से ही वो डर कर पीछे हट जाता है और थॉमस जब पीछे मुड़कर देखता है तो वो काफी शॉक्ड हो जाता है और तभी वो थॉमस से ये रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और उसके बाद में थॉमस अपने नाइटमेयर से जाग जाता है। अब वो बिस्तर से उठने की कोशिश करता है लेकिन वो ये सब नहीं कर पाता क्योंकि उसके ब्लैंकेट के अंदर से एक शैतान आ जाता है और वो डीमन थॉमस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी थॉमस की आंख खुल जाती है। यानी कि यहाँ पर सपने के अंदर एक सपना चल रहा था। खैर अब तभी उसको डोरबेल बजने की आवाज आती है और फिर थॉमस जब दरवाजा खोलता है तो उसको पता चलता है कि ये शख्स इस हवेली का केयरटेकर है और वो केयरटेकर इस घर की जांच पर आया था। अब इसके बाद में थॉमस उससे इस हवेली के बारे में पूछता है तो वो जवाब देते हुए केयरटेकर ये कहता है कि घर काफी हॉन्टेड है। यहाँ पर कई सारे लोग आए हैं मगर आज तक कोई भी यहाँ से नहीं लौटा और सब लोग अचानक ही थिन एयर में ही गायब हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर किसी की भी लाश वगैरह भी नहीं मिलती, ना ही कोई सबूत मिलता है। यानी कि एक बात तो पक्की है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। फिर थॉमस इस बात की जांच करने के लिए इस घर की पूरी छानबीन करने लगता है और उसे बेसमेंट के अंदर एक बंद कमरा दिखता है जिसको खोलने की वो काफी कोशिश करता है लेकिन वो नहीं खुलता। अब इस जगह के बारे में और जानने के लिए वो पास के ही एडमिन ऑफिस में चला जाता है। उसे वहां पर एक लेटर जैसा मिलता है और एक मैप मिलता है और उसके अंदर कुछ लिखा हुआ था और वो लेटर काफी एंशिएंट लैंग्वेज के अंदर था जिसके चलते थॉमस को ये लेटर समझ में नहीं आता और तभी अचानक से उसे पैनिक अटैक आ जाता है और फिर थॉमस को वही धुंधलापन दिखाई देता है और उसको फिर से वही शैतान दिखने लगता है जो कि मेरे ख्याल से यहाँ पर जिन्स हैं। अब थॉमस कुछ ही समय के बाद में उठ जाता है जैसे कि मानो उसको कुछ हुआ ही नहीं और फिर वो लिंडा के पास में जाता है और उससे ये कहता है कि इस लेटर के अंदर जिस तरह की राइटिंग है और तुम्हारी राइटिंग मैच करती है। अगर तुम्हें ये सब समझ में आ रहा है तो तुम मुझे बता सकती हो। जिस पर लिंडा कहती है कि मेरा भाई भी इसी जगह पर गायब हुआ था मगर वो कभी भी लौट कर नहीं आया और यहाँ पर 55 या फिर 60 से भी ज्यादा लोग आ चुके हैं लेकिन कभी भी कोई वापस नहीं लौटता, ना ही उनका कोई सबूत मिलता है, जैसे कि वो हवा में गायब हो जाते हैं। अब इस बात पर थॉमस लिंडा को ये कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और वहीं बात करते वक्त थॉमस को फिर से पैनिक अटैक आने लगते हैं। अब इन सब के चलते लिंडा थॉमस को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है और डॉक्टर लिंडा को ये बताते हैं कि उसे पैनिक अटैक आया है। वहीं दूसरी तरफ हम थॉमस के नाइटमेयर को देखते हैं जहां पर उसे फिर से वही प्रिंसेस रोज दिखाई देती है जो कि थॉमस को ये कहती है कि तुम ही हो जो मुझे इस माया जाल से मुक्ति दिला सकते हो। और फिर रोज उसे उस डीमन के बारे में बताती है यानी कि उस जिन के बारे में। रोज कहती है कि उसी जिन यानी कि डीमन ने मुझे यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और फिर रोज थॉमस को हिंट देते हुए बताती है कि तुम्हारे ही ब्लड से मुझे मुक्ति मिलेगी और इस हवेली के सारे दरवाजे तुम अपने खून से ही खोल सकते हो। और सेम चीज उसके अंकल ने भी अपने लेटर के अंदर लिखी थी लेकिन उन्होंने उसको वार्न भी किया था कि वो किसी भी चीज को ओपन ना करे, यानी कि यहाँ पर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हैं। खैर अब हम ये देखते हैं कि थॉमस को होश आ गया था और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे यानी कि लिंडा और थॉमस। लिंडा अब थॉमस को ये बताती है कि जब वो उसको काइजर गार्डन में वापस लेकर आई तो वो अपने आप ठीक हो गया। फिर लिंडा लैपटॉप में उसके भाई की फोटो को थॉमस को दिखाती है। वो बोलती है कि काइजर फैमिली के जो मेल होते हैं यानी कि जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही अजीबो गरीब हादसे में खत्म हो जाते हैं। लिंडा ये बताती है कि ये जो हवेली है ये किसी तरह के कर्ज से पीड़ित है और फिर थॉमस ये पूछता है कि इससे बचने के लिए कोई तो रास्ता होगा। तो लिंडा ये बताती है कि वो कहीं पर पढ़ रही थी कि काइजर फैमिली के किसी भी इंसान के खून से ये श्राप उतर सकता है और तभी थॉमस को याद आता है कि उसके अंकल ने भी सेम बात ही लिखी हुई थी। फिर वो लिंडा को लेकर उसी बेसमेंट वाली जगह पर जाता है जहां पर लिंडा भी इसको खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो भी इसको खोल नहीं पाती। अब काफी समय तक उसे दोनों ही खोलने की कोशिश करते हैं। फिर थॉमस फाइनली अपने खून को लगाकर उसे खोलने की कोशिश करता है मगर इस बार वो दरवाजा अपने आप खुल जाता है, यानी कि ये सारी बातें बिल्कुल सच्ची थी। अब जैसे ही वो दोनों दरवाजा ओपन करते हैं तो उनको एक किताब मिलती है जिसके अंदर इस हवेली के बारे में कुछ लिखा हुआ था मगर क्या था इनको कुछ भी समझ में नहीं आता क्योंकि वो काफी ज्यादा एंशिएंट लैंग्वेज में था। अब उसी किताब के ऊपर कुछ पेजेस भी मिलते हैं और तभी उनके ऊपर वहां पर ढेर सारे मैनिक्विन्स अटैक कर देते हैं और फिर वो दोनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पर इन दोनों को बचाया था लिंडा के एक दोस्त रिचर्ड ने। अब रिचर्ड को यहाँ पर लिंडा ने ही बुलाया था क्योंकि असल में वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर होता है। और फिर लिंडा थॉमस को और रिचर्ड को अपने घर ले जाती है। वहां पर पहुंचते ही थॉमस ये देखता है कि लिंडा काइजर गार्डन के बारे में काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके बैठी थी और ये सब देखकर रिचर्ड ये कहता है कि काइजर गार्डन में एक ताकतवर डीमन रहती है। जिसके बाद रिचर्ड थॉमस को ये कहता है क्योंकि तुम्हारा खून काइजर गार्डन से जुड़ा हुआ है तो वो शैतान किसी भी तरह तुम्हारे
तुम्हारे पास आ सकता है और वो सपने में भी हो सकता है या फिर असल जिंदगी में भी। और ये सब कुछ और नहीं बल्कि एक पावरफुल जिन है। लेकिन वो एक चीज और भी कहता है कि अगर वो इस प्रॉपर्टी से दूर गया तो तब भी वो मारा जाएगा। और यही रीजन था कि उसको बार बार ऐसे अजीब से नाइटमेयर्स आया करते थे, क्योंकि वो वहीं से जुड़ा हुआ था। बेसिकली इनका पूरा खानदान ही यहाँ पर कर्स्ड है। अब ये सुनने के बाद में थॉमस घर से बाहर जाता है तो उसी डायरी को ध्यान से देखने लगता है और उसे एक प्रिंसेस की फोटो देखने को मिलती है और ये देखकर उसे कुछ याद आता है। और फिर थॉमस लिंडा और रिचर्ड के पास जाकर बैठ जाता है कि शायद इस प्रॉपर्टी से वो जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसे उसके फैमिली की कोई भी मेंबर की तस्वीर या फिर इमेज उसके दिमाग में नहीं आती है, ना ही सपनों में। लेकिन उसे एक रोज नाम की लड़की बार बार सपने के अंदर आती है और वो बार बार आंख बंद कर सोई रहती है। लेकिन जिस दिन से ही उस हवेली के अंदर वो आया है उसी दिन से उस राजकुमारी की आंख खुल गई है और वो मुझे बार बार ये कहती है कि अगर तुम मुझे फिजिकल वर्ल्ड में भी ढूंढ लोगे तो तुम्हारा ये श्राप खत्म हो जाएगा। और फिर रिचर्ड डायरी को देखकर ये कहता है कि मुझे इस डायरी के अंदर क्या लिखा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। फिर लिंडा ये कहती है कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, उससे वो हर लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर सकता है, चाहे वो कितनी भी एंशिएंट क्यों ना हो। इस आदमी का नाम डैनियल होता है, जिसको लिंडा काफी अच्छे से जानती थी। मीनवाइल हम उसी घर के केयर टेकर को देखते हैं जो कि वहां पर जाता है और इस बार जब वो अंदर जाता है तभी हम ये देखते हैं कि एक जिन उसके ऊपर हमला करके उसको खत्म कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरी के कुछ हिस्से जो थे, यानी कि उस किताब के कुछ पेजेस ट्रांसलेट हो गए थे और लिंडा उसको पढ़कर थॉमस को बताती है कि ये डायरी उसके अंकल ने लिखी थी। वो इसके अंदर ये लिखते हैं कि मैंने मेरी फैमिली को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है जहाँ से वो कभी भी निकल नहीं सकते और वो एक डीमन के पास जा रहे हैं। फिर थॉमस पूछता है कि इसका मतलब क्या है। ये सुनकर रिचर्ड थॉमस को कहता है कि शायद तुम्हारे अंकल के साथ और डीमन जुड़े हुए थे और उसी डीमन का अभिशाप इन सबको लगा हुआ है। और उसके बाद ही ये तीनों प्रिंसेस रोज के बारे में बात करने लगते हैं। रिचर्ड ये कहता है कि प्रिंसेस रोज सारी दुनिया में अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती थी और फिर एक डीमन यानी कि इब्लिस शैतान ने उसको अपने बस में कैद कर लिया और उसको हमेशा के लिए सुला दिया और शायद से अभी भी रोज उसी डीमन की कैद में है और वही उससे उसको आजाद करवा सकता है। और तभी थॉमस को पैनिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा उस प्रॉपर्टी से दूर आ चुका था। और फिर तुरंत ही लिंडा और रिचर्ड उसको वापस काइजर गार्डन में लेकर जाते हैं और वहां पर वो दोनों ये नोटिस करते हैं कि वहां पर वो केयर टेकर था जो कि खत्म हो चुका था। अब यहाँ वापस आने के बाद में ही थॉमस ठीक हो जाता है और फिर थॉमस ब्लड देकर बेसमेंट के उसी दरवाजे को फिर से खोलता है, लेकिन वहां पर एक टनल को भी वो देख पाता है और जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उनके ऊपर जिन हमला कर देता है। मगर रिचर्ड अपनी पैरानॉर्मल पावर्स के चलते उस जिन को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता है और वो तीनों समझ जाते हैं कि इसी टनल से होते हुए वहां पर पक्का रोज होगी, यानी कि प्रिंसेस रोज। रिचर्ड और लिंडा ये कहते हैं कि उस जिन को वो दोनों संभाल लेंगे और वो जाकर रोज को नींद से जगा दे। अब जैसे ही थॉमस वहां पर जाता है तो वो ये देखता है कि वहां पर वाकई में ही प्रिंसेस की बॉडी थी और वहां पर वो सो रही होती है। फिर तभी थॉमस उसको किस करता है लेकिन वो नहीं उठती, जिसके बाद में उसको याद आता है कि उसे अपने खून का इस्तेमाल करना होगा और जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो नींद से जाग उठती है। वो काफी खुश होती है और यहाँ पर उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन अचानक से ही उसकी आंखें पूरी तरह ब्लैक हो जाती हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। असल में यहाँ पर ये रोज कोई बहुत ही अच्छी प्रिंसेस या फिर कोई बहुत ही बढ़िया इंसान नहीं थी, बल्कि असल डीमन तो ये खुद है। जी हाँ, अब तभी होता यह है कि रोज थॉमस के ऊपर भी हमला करती है और साथ ही साथ वहां पर वो जिन को भी मार डालती है। लेकिन जिन यहाँ पर खत्म होने से पहले उनको ये भी बोलता है कि यहाँ पर थॉमस की जो ब्लड लाइन थी उनके अंदर कई सारे डीमंस का वास है और रोज यहाँ पर बहुत बड़े लेवल वाले डीमनेस है जो कि उन सबको कंट्रोल कर सकती है और उनको दुनिया के ऊपर अनलीश कर सकती है। अब मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि थॉमस के जो ब्लड लाइन थी, यानी कि जो उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर वगैरह जो भी होंगे, उन्होंने यहाँ पर पक्का कोई ना कोई रिचुअल यूज किया होगा, लेकिन उसके चलते हुआ ये कि उन्होंने गलत चीज को यहाँ पर इनवाइट कर लिया और उसका मकसद यहाँ पर दुनिया को तबाह करना था। अब उसके बाद में हुआ ये कि थॉमस के जो ग्रेट 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 ग्रैंडफादर थे उन्होंने यहाँ पर इब्लिस कबीले वाले जिन्स की हेल्प ली थी, जिसके चलते इन इब्लिस जिन्स ने रोज को बहुत ही गहरी नींद में सुला दिया था। लेकिन ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ पर रोज बिना कर्स दिए हुए नहीं जाती। उसने अपने सारे के सारे डीमंस को थॉमस की ब्लड लाइन के अंदर जितने भी मेल थे उन सब के अंदर ही डाल दिया था, यानी कि कर्स दे दिया था कि अगर एक जाएगा तो दूसरे के अंदर सारे डीमंस रहेंगे। और यही रीजन था कि थॉमस के अंदर ढेर सारे डीमंस वगैरह रहते थे और उसको बहुत ही अजीब अजीब से ड्रीम्स आया करते। बेसिकली ये डीमंस जो थे वो उसको रोज के करीब ले जा रहे थे ताकि वो उसको अपने खून से आजाद करवा दे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेन कल्प्रिट
यहाँ पर रोज होती है जो कि बहुत ही बड़े लेवल वाली डीमन है। रोज यहाँ पर अब लिंडा को और रिचर्ड को भी मारने वाली होती है, लेकिन फिर वो उनको छोड़ देती है। उसका ये कहना था कि वो चाहती है कि वो दोनों इस दुनिया की तबाही देखें, और इसी के साथ में वो यहाँ पर थॉमस को अपनी ही दुनिया में ले जाती है। और हम ये देख पाते हैं कि उसके अंदर से ढेर सारे डीमंस आजाद हो रहे थे जो कि धरती के ऊपर हमला करने के लिए रेडी होने वाले थे। और फाइनल सीन्स में हम डैनियल को देख पाते हैं जिसने पूरी की पूरी किताब को ट्रांसलेट कर लिया था। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि काइजर फैमिली के मर्दों को याद रखना होगा कि वो कभी भी किसी डीमन या फिर रोज के पास में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके अंदर से वो सारे के सारे डीमंस को आजाद कर सकती है और जो कर्स उनको लगा हुआ है उसका इस्तेमाल कर सकती है। और यही रीजन था कि काइजर फैमिली के जो मर्द होते थे वो पहले ही खत्म हो जाया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो जिंदा रहे तो यहाँ पर रोज उनका इस्तेमाल कर सकती है दुनिया को खत्म करने के लिए। बेसिकली इनकी फैमिली डीमंस को स्टोर करने का एक वेसल थी, और ये चीज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थॉमस को ये सारी बातें ना बताकर बहुत बड़ी गलती करी। उन्होंने सोचा कि शायद अगर वो थॉमस को दूर रखेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टिल यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई। और एक और चीज कि आपने इस घर के अंदर ढेर सारे मैनिक्विन्स को देखा था जो कि बार बार यहाँ पर इनके ऊपर हमला किया करते थे, और वो इसलिए ही था क्योंकि यहाँ पर जितने भी 55 से 60 लोग आए थे या फिर थॉमस के जितने भी पुराने डिसेंडेंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर खत्म होने के बाद ये मैनिक्विन्स बन जाया करते थे। और यहाँ पर ये इन सब को रोका करते थे ताकि ये बेसमेंट को खोल ना दे और रोज को आजाद ना कर दें। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द कर्स ऑफ स्लीपिंग ब्यूटी मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। मैंने इसको काफी डिटेल में देखा और आपको काफी अच्छे से इसको समझाया है। बेसिकली यहाँ पर ये जो इब्लिस जिन था वो एक तरीके से यहाँ पर रखवाला था ताकि यहाँ पर रोज आजाद ना हो जाए, क्योंकि वो जानता था कि यहाँ पर अगर वो आजाद हुई तो पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। और आप यहाँ पर ऐसा समझो कि जिन्स की कैटेगरी में इब्लिस जिन्स जो होते हैं वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, लेकिन उसको भी यहाँ पर रोज ने बहुत ही आसानी से खत्म कर दिया। तो आप सोच कर देखो वो कितनी ताकतवर होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए